वीरों की धरती और भारत की सांस्कृतिक विरासत के राजरत्न राजस्थान के शानदार सफर में आपका स्वागत है। अगर आप राजस्थान के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और डिलीशियस फूड को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैंने आपके लिए सारी ज़रूरी बातें, जैसे कि सफ़र की शुरुआत आपको कौन से शहर और टूरिस्ट स्पॉट से करनी चाहिए, आप कौन कौन से एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आपको किन प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करना चाहिए, सुबह और शाम की चाय आपने कहाँ पीनी है, एकोमोडेशन के लिए बेस्ट होम स्टेज कौन से और कहाँ हैं, रोमांटिक डेट पे जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, और साथ ही राजस्थानी कुजीन का लुत्फ उठाने के लिए आपको कौन से रेस्टोरेंट्स में क्या ऑर्डर करना चाहिए, को इस सीरीज़ में सिटी वाइज कंपाइल किया है। स्वागत है आपका राहुल के साथ राजस्थान के इस मनमोहक सफ़र में। यूँ तो राजस्थान में देखने के लिए 50 शहर, 44,000 गाँव, 550 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला रेगिस्तान, 7 प्रमुख नदियाँ, 716 बांध, 43 किले, 26 झीलें, 25 स्मारक, 40 महल, 163 धार्मिक स्थल, 23 राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान, 25 संग्रहालय और 100 से अधिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल हैं। पर हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे राजस्थान की राजधानी और भारत के कुछ सबसे पहले नियोजित शहरों में से एक जयपुर से। तो चलिए जयपुर चलते हैं। जयपुर साइट सीइंग की शुरुआत आपको गढ़ गणेश मंदिर से करनी चाहिए, जो कदम्ब डूंगरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है और जिसे इस शहर की स्थापना से पहले बनाया गया था। सनातनी हिंदू सभ्यता में किसी भी शुभ कार्य या अवसर से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन संपन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करना एक अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों और कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तो क्यों ना हम भी अपनी जयपुर की कहानी की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शन से करें। यह मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी की चोटी कदम्ब डूंगरी पर स्थित है। मंदिर के एक तरफ जयपुर शहर तो दूसरी तरफ नाहरगढ़ किले को देखा जा सकता है। यह शहर की उत्तर पूर्वी सीमा, जिसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण कहते हैं, पर बनाया गया है। जयपुर की स्थापना से पहले महाराजा सवाई जयसिंह ने पवित्र अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के सफल समापन के बाद उन्होंने भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर का निर्माण कराया। अतः यह कहा जा सकता है कि यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान गणेश के विग्रह को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि जयपुर के महाराजा अपने सिटी पैलेस के चंद्र महल से दूरबीन की मदद से भगवान के दर्शन कर सकें, साथ ही गणपति की शुभ दृष्टि जयपुर के शहर पर बनी रहे। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से एक शोभा यात्रा निकलती है जो गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचती है। पिंक सिटी के विपरीत इस मंदिर का रंग पीला है। मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के 365 दिनों को दर्शाती हैं। मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता 500 मीटर की खड़ी ट्रैक है। यह मंदिर जयपुर की 4 दीवारी से सटा हुआ है और नाहरगढ़ पहाड़ियों का हिस्सा है। मंदिर के शीर्ष पर पहुंचते ही ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। यह मंदिर जयपुर शहर के कई मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जैसे कि नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ घाटी और गेटोर की छतरियां। इसके बाद हम चलेंगे जयपुर के सबसे फेमस लैंडमार्क हवा महल की ओर, जो पिंक सिटी एरिया में सिचुएटेड है। महाराजा प्रताप सिंह एक बार शेखावटी ठिकाने के दौरे पे थे, जहाँ उन्होंने झुंझुनू में खेतड़ी महल की संरचना देखी तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके मॉडल पर एक महल बनवाने का फैसला किया। हवा महल उसी प्रेरणा का परिणाम था। हवा महल को लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह अनोखा महल पिरामिड के आकार का है। इसकी 5 मंजिलें हैं जिनकी ऊंचाई है 50 फीट। इसे अक्सर बिना नींव की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक में गिना जाता है। हवा महल की रचना भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में है, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थे। महल में कुल 953 छोटे छोटे खिड़के हैं, जिनमें से प्रत्येक में छोटी जालीदार गुलाबी खिड़की, बालकनियां और लटकती कंगनी वाली मेहरबदार छतें हैं। इस चतुर रचना की वजह से यह महल गर्मियों में ठंडा और हवादार रहता है। बाहरी हिस्से की समृद्ध सजावट के विपरीत महल का आंतरिक भाग बहुत सरल है, लेकिन यहीं से आपको जयपुर शहर का सबसे अच्छा दृश्य भी देखने को मिलेगा। अन्य महलों के विपरीत हवा महल के सामने कोई प्रवेश द्वार नहीं है। आपको इमारत के किनारे मौजूद एक द्वार से प्रवेश करना होता है। महल के अंदरूनी हिस्से में स्तंभों वाले कक्ष और न्यूनतम अलंकृत गलियारे हैं जो शीर्ष मंजिल तक पहुंचते हैं। आंगन पहली और दूसरी मंजिल के सामने के भाग को सुशोभित करता है। निचली 2 मंजिलों के विपरीत शीर्ष 3 मंजिलों की चौड़ाई एक कमरे से अधिक नहीं है। यह महाराजा जयसिंह का पसंदीदा रिसोर्ट था, जो हवा महल को उसके शीतलन प्रभाव के साथ साथ आंतरिक सज्जा के कारण पसंद किया करते थे। हवा महल के बाद आपको जरूर से सिटी पैलेस देखना चाहिए, जो पास में ही स्थित है। यह महल जयपुर की रॉयल फैमिली का परमानेंट रेसिडेंस है। हवा महल के बाद बारी है सिटी पैलेस की, जो कि सिर्फ एक महल ही नहीं बल्कि सदियों के राजसी गौरव, संस्कृति और विरासत का प्रतिबिंब है। इस महल का हर कोना अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है, ऐसी कहानियां जिन्हें आज हम उजागर करने वाले हैं। सिटी पैलेस को जयपुर के शासकों द्वारा कई पीढ़ियों में बनवाया गया था। यह महल महाराजा के निवास सिंहासन के रूप में कार्य करता था और उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण शुरू किया, क्योंकि वे राज्य की राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करना चाहते थे। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कई महत्वपूर्ण कारणों से सिटी पैलेस का निर्माण कराया। दरअसल जयपुर के निर्माण से पहले अंबर साम्राज्य की राजधानी आमेर थी, जो कि पास की पहाड़ियों में स्थित है और जिसका विस्तार और विकास करना मुश्किल था। महाराजा आमेर के बीहड़ इलाके से दूर मैदानी इलाके में एक नया रणनीतिक रूप से स्थित शहर बसाना चाहते थे, जिसकी शुरुआत हुई सिटी पैलेस से।
राजा मान सिंह द्वितीय इस महल में सिंहासन संभालने वाले कछवाहा राजवंश के अंतिम शासक बने। वैसे तो सिटी पैलेस में कई आकर्षण हैं, पर इनमें से सबसे लोकप्रिय हैं चंद्र महल, मुबारक महल, महारानी महल, प्रीतम निवास चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, सिले खाना, बग्गी खाना और गोविंद देव जी मंदिर। इसके बाद हम चलते हैं सर्वतोभद्र या दीवाने आम की तरफ। दीवाने आम एक खुला हॉल है। यह जयपुर के महाराजाओं द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने के काम आता था। हॉल की जटिल छत पर शानदार क्रिस्टल झूमर लटक रहे हैं। इस हॉल में कांच के बक्सों में चांदी के 2 विशाल कलश हैं, जिन्हें गंगा जली नाम से जाना जाता है। इन कलशों की क्षमता 4000 लीटर है और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली हुई है। किंवदंती है कि इन कलशों का उपयोग महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी इंग्लैंड की यात्राओं के दौरान गंगा का पवित्र जल ले जाने के लिए किया था, क्योंकि वे अंग्रेजों का पानी नहीं पीना चाहते थे। इसके बाद बारी है जंतर मंतर की। सिटी पैलेस दर्शन के बाद हम चलेंगे एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दौरा करने, जो पास में ही स्थित है। इस खगोलीय अवलोकन स्थल का नाम है जंतर मंतर। यह एक खुली हवा वाली खगोलीय वेधशाला है, जो सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि दुनिया के दुर्लभ और कालातीत आकर्षणों में से एक है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह स्थिर पत्थरों और बहुत बड़ी बड़ी संरचनाओं का एक समूह है, जिसमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उपयोग होता है। इसके निर्माण का मुख्य कारण महाराजा का खगोलीय पिंडों के प्रति आकर्षण और विभिन्न आकाशीय पिंडों की गति के प्रति जिज्ञासा थी। वेधशाला के ये उपकरण कई खगोलीय घटनाओं और समय परिवर्तनों को चित्रित करने में मदद करते थे, जिसमें ग्रहण की भविष्यवाणी करना, प्रमुख सितारों और नक्षत्रों पर नजर रखना एवं उनका पता लगाना, ग्रहों की गिरावट को नापना, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई को नापना, समय मापन और अन्य खगोलीय गणना और खगोलीय नेविगेशन शामिल है। ये उपकरण विभिन्न खगोलीय एवं ज्योतिष उद्देश्यों को पूरा किया करते थे, जैसे कि समय निर्धारण, नेविगेशन और आकाशीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन, जो कि कृषि, कैलेंडर और प्रारंभिक वैज्ञानिक टिप्पणियों के लिए महत्वपूर्ण थे। जंतर मंतर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का एक प्रमाण है। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल और भारत की समृद्ध खगोलीय विरासत का प्रतीक बना हुआ है। इसके बाद हम जयपुर के पिंक सिटी एरिया से निकलकर आमेर की तरफ बढ़ेंगे, जहां रास्ते में आपको मिलेगा शानदार जल महल, जो आगरा में स्थित ताजमहल के बाद इंडिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड टूरिस्ट प्लेस है। जयपुर में सुरम्य मानसागर झील के बीच में स्थित जल महल एक शानदार संरचना है, जो झील की सतह पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार राजपूत काल के इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। यह महल, जिसे जयपुर के महाराजाओं के शिकारगाह के रूप में बनाया गया था, अब शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। इसे किसने या कब बनवाया, इस बारे में कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। हालांकि यह लोकप्रिय माना जाता है कि महाराजा प्रताप सिंह ने सन 1799 में अपनी बतख शूटिंग यात्राओं के दौरान शिकार लॉज के रूप में काम करने के लिए जल महल का निर्माण करवाया था। कुछ लोग इस महल के निर्माण का श्रेय महाराजा माधो सिंह प्रथम को भी देते हैं और इसकी उत्पत्ति सन 1750 के दशक की बताते हैं। भले इस महल का निर्माण किसी ने भी करवाया हो, इसका उपयोग कभी भी रहने के लिए नियमित महल के रूप में नहीं किया जाना था। जल महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। अष्टकोणीय आकार में डिजाइन की गई 4 विस्तृत छतरियां महल के चारों कोनों को सुशोभित करती हैं। इसके अलावा महल के छत पर एक विशाल बंगाल शैली की आयताकार छतरी भी मौजूद है। अपने उत्कर्ष के दिनों में जल महल के छत उद्यान को मेहरबदार मार्गों से सजाया गया था। वर्तमान समय में जल महल जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हरी भरी अरावली पहाड़ियों के पृष्ठभूमि में महल का आकर्षक दृश्य संजोने लायक है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि जयपुर का जल महल भारत की सबसे अधिक फोटो चित्रित संरचनाओं में से एक है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक आनंददायक स्थान है, क्योंकि झील के पानी में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां आती हैं। इस महल की दीवारें इतनी मजबूती से बनाई गई हैं कि उन्होंने पिछले 250 वर्षों से लाखों लीटर पानी को अंदर जाने से रोक रखा है। महल की दीवारों को मजबूत करने के लिए चूना पत्थर मोर्टार का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम आमेर पहुंचते हैं, जहां आपको 3 ऐतिहासिक और शानदार राजपूती फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये तीनों ही किले अरावली पहाड़ियों पर स्थित हैं और इनके नाम हैं आमेर पैलेस, जयगढ़ और नाहरगढ़। शुरुआत सबसे नजदीकी, सबसे विशाल और शक्तिशाली आमेर फोर्ट से करते हैं। यह किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किले का निर्माण अरावली पर्वतमाला द्वारा निर्मित कलिखो पहाड़ियों पर किया गया है। इस किले को मावथा झील और सागर झील के साथ अरावली पर्वतमाला के बीच सामरिक रूप से बनाया गया है। किले की स्थापना 16वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत शासकों द्वारा की गई थी। किले के प्राथमिक आकर्षण हैं दीवाने आम, दीवाने खास, सूरज पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, शीश महल, जलेब चौक, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, शिला देवी मंदिर, भूल भुलैया और जनाना ड्योढ़ी। नेशनल हाईवे 248 के किनारे के कई बिंदु किले का मनमोहक दृश्य प्रदान करते हैं। आमेर किले का निर्माण सबसे पहले सन 1558 में राजा भारमल और राजा मानसिंह प्रथम के साथ शुरू हुआ। यह किला 3 राजाओं के सतत प्रयासों के बाद 2 शताब्दी की अवधि में पूर्ण हुआ। जयगढ़ की पुरानी स्थापना के विपरीत आमेर किले को शाही परिवार के नए निवास स्थान के रूप में नामित किया गया था। हालांकि आमेर और जयगढ़ इन दोनों किलों के बीच चलने वाले सामान्य मार्ग के कारण इन्हें एक ही प्रतिष्ठान माना जाता है। किले में प्रवेश सूरज पोल या सन गेट से होता है, जो मुख्य प्रांगण में खुलता है।
यह पूरब मुखी द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार भी है और उगते सूरज के संबंध में इसकी स्थिति से ही इसके नाम का स्रोत है। सूरज पोल से प्रवेश करते हुए आप जलेब चौक पहुंचते हैं। युद्ध के बाद शासक अपने सैनिकों समेत जुलूस के साथ यहीं से प्रवेश किया करते थे। यह प्रांगण वह स्थान है जहां सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाया करते थे। महिलाएं इन उत्सवों को झरोखों से देखा करती थीं। जलेब चौक के दाहिनी तरफ शिला देवी मंदिर है। मंदिर में जटिल संगमरमर की नक्काशी के साथ साथ एक दोहरे दरवाजे वाला प्रवेश द्वार है जो चांदी से ढका हुआ है। मंदिर की मूर्ति महाराजा मान सिंह को सन 1604 में जेसोर बंगाल के शासक द्वारा भेंट की गई थी। आमेर का किला वर्तमान में जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां आप सुबह अद्भुत हाथी की सवारी और शाम को लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आमेर किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार प्रयास किए हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि आगंतुक इसके ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल की भरपूर सराहना कर सकें। इसके बाद ऊपर जाते पहाड़ी रास्तों पर कुछ दूर आगे चलकर आपको मिलेगा जयगढ़ का किला, जो एक जमाने में राजपूती सेना का मिलिट्री बेस हुआ करता था। जयगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1726 में तत्कालीन सत्तारूढ़ महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पे इस किले का नाम जयगढ़ रखा गया। इस किले की अवधारणा एवं अभिकल्पना मशहूर वास्तुशिल्प विशेषज्ञ विद्याधर भट्टाचार्य ने की थी। विद्याधर ने यह सुनिश्चित किया कि किले का निर्माण कार्य जटिल रूप से क्रियान्वित हो। किला विशिष्ट लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जो कि सभी या अधिकतर राजपूती किलों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री है। मोटी दीवारों और खूबसूरत नक्काशी से परिपूर्ण यह किला विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है और आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। अपने विविध आकर्षणों के साथ यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आनंददायक स्थान है। जयगढ़ किले का शाब्दिक अर्थ है विजय किला। इसे आमेर किले के विशाल महल परिसर को राज्य के दुश्मनों से बचाने के लिए बनवाया गया था। मुख्य रूप से जयगढ़ किले को एक महल के बजाय एक रक्षात्मक संरचना के रूप में बनवाया गया था। राजपूत शासकों ने रणनीतिक रूप से आमेर किले को भूमिगत मार्ग के माध्यम से जयगढ़ किले से जोड़ा, ताकि युद्ध की स्थिति में राज्य के लोगों को सुरक्षित जयगढ़ पहुंचाया जा सके। किला अरावली रेंज और मावटा झील का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है और वास्तव में ईगल की पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जिसे चील का टीला भी कहा जाता है। जयगढ़ का किला संरचनात्मक और स्थापत्य रूप से आमेर किले से काफी मिलता जुलता है। महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान जयगढ़ का किला दुनिया की सबसे कुशल तोप फाउंड्री के रूप में जाना जाने लगा। इसे मुख्य रूप से किले के आसपास स्थित विशाल लौह अयस्क खदानों की उपस्थिति के कारण यह उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता था कि फाउंड्री की पवन सुरंग बाहर से गर्म हवा खींचती थी, जिससे अंदर का तापमान 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता था और तोप बनाने के लिए धातु पिघलाने में मदद मिलती थी। बैलों के 4 जोड़े द्वारा संचालित सटीक गियर सिस्टम और उपकरण के उपयोग और मदद से तोप के बैरल को खोखला किया जाता था। राजपूत इस उपकरण के विकास के लिए प्रसिद्ध हुए। जयगढ़ का किला पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप का घर है, जिसे जयवाड़ तोप के नाम से जाना जाता है और यह आज भी किले के परिसर में मौजूद है। जयवाना का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयगढ़ की एक फाउंड्री में किया गया था। जयवाड़ के बैरल की लंबाई है 20 फुट, व्यास है 11 इंच और इसका वजन है 50 टन। इस तोप के बैरल पर अलंकरण खुदे हुए हैं, जो एक हाथी, पेड़ और पक्षी को दर्शाते हैं। इसे पहियों पर लगाया गया है और इसके पिछले 2 पहियों में रोलर पिन बेयरिंग मशीनरी है, जिससे इस तोप को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है और किसी भी दिशा में फायर किया जा सकता है। तोप को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए एल्युमिनियम शेड के नीचे रखा गया है। तोप की मारक क्षमता लगभग 10 किलोमीटर की थी और इसमें 50 किलोग्राम की गेंदों का उपयोग किया जाता था। यह अफवाह थी कि किले के पानी के टैंक के नीचे खजाना दबा था, जिसे 70 के दशक में राजस्थान सरकार ने खोज निकाला था। इस अफवाह के पीछे की सच्चाई अभी भी काफी धुंधली है। अरावली पहाड़ियों के इन खूबसूरत रास्तों से आपको नीचे दूर शहर में स्थित जल महल का पिक्चरस्क व्यू दिखता है। अगर मौसम अच्छा हो तो इस पहाड़ी जंगल के किसी पेड़ के नीचे बैठकर आप इस नज़ारे को देखते हुए घंटों बिता सकते हैं। अंत में बारी है अरावली पहाड़ियों की चोटी पर बसे जयपुर के सबसे ऊंचे लैंडमार्क की तरफ चलने की, जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। रास्ते में प्राचीन और प्रतिष्ठित चरण मंदिर पर रुककर दर्शन करना ना भूलें। नाहरगढ़ जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर कुछ दूरी पर आपको मिलेगा श्री चरण मंदिर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनकी गायों के चमत्कारिक पदचिन्ह हैं। यहाँ रुककर दर्शन करना ना भूलें। दूर से नाहरगढ़ किले की छाया को देखें, जो जयपुर के गुलाबी शहर की देखरेख करने वाला एक राजसी प्रहरी दुर्ग है। इसकी दीवारें सदियों बीतने की गवाह हैं और उन्होंने कई शासकों के उत्थान और पतन को देखा है। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही आप किले की वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर स्थित यह किला भारत की प्राचीन वास्तुकला प्रतिभा, समृद्ध विरासत और शिल्प कौशल का प्रतीक है। एक ऐसी संरचना जो चट्टानी इलाकों से चिपकी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती प्रतीत होती है। बीते हुए युग की एक भव्य संरचना नाहरगढ़ दुर्ग में आपका स्वागत है। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित किया गया था। इस अतिशयोक्तिपूर्ण संरचना का उद्देश्य शहर की रक्षा करना तथा इसके आकर्षण को बढ़ाना था। इस किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नाहरगढ़ पर आज तक के इतिहास में कभी किसी सेना का आक्रमण नहीं हुआ। महल का निर्माण जयपुर शहर के शीर्ष पर स्थित राजा और शाही परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में किया गया था।
सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के दौरान नाहरगढ़ किले का उपयोग अंग्रेजों के छुपने के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में भी किया गया था। नाहरगढ़ किले में 2 बावड़ियाँ भी हैं। इनमें से एक किले के भीतर और एक किले के बाहर प्राचीर पर स्थित है। इनमें से बड़ी वाली किले के बाहर है। भारत के अधिकांश अन्य बावड़ियों के विपरीत इन बावड़ियों की रचना एकदम विषम है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन बावड़ियों का निर्माण पहाड़ों के प्राकृतिक भूभाग को बदले बिना किया गया है। अब जब आपने इतने सारे मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं तो एक चाय या कॉफ़ी ब्रेक तो बनता है। अगर आप जयपुर में अपनी इवनिंग टी और रोमांटिक डेट्स के लिए एक अच्छा कैफ़े ढूंढ रहे हैं तो आपको बनी पार्क में सिचुएटेड द चाय बाग कैफ़े को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस ओपन एयर कैफ़े की वाइब भी कुछ अलग है। Wow, this is seriously good, amazing। और अगर कोई दिल्ली गाइड मोमोज की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब तारीफ काफ़ी जेन्युइन है। दिस इज सीरियसली गुड। मोमोज तो बहुत अच्छे हैं। मुझे रोकना पड़ेगा अपने आप को, जो और भी चीज़ें हैं। तो अब ट्राई करते हैं चाइनीज़ भेल। क्रिस्पी क्रंची, नॉट टू मच स्पाइसी, जस्ट अबाउट लिटिल स्पाइस, परफेक्ट बैलेंस। और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट है और बहुत टेस्टी है। अगर आप जयपुर में एक बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल स्टे ढूंढ रहे हैं तो जगनिवास पैलेस एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये होम स्टे अपनी एक्सीलेंट लोकेशन और सर्विस के लिए जाना जाता है। सिंपल येट कोजी वाइब्स के साथ जगनिवास पैलेस जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हेरिटेज स्टाइल होम स्टे है। ऐसा ही एक असाधारण होम स्टे है जगनिवास पैलेस, जो कि जयपुर के बनी पार्क के पॉश इलाके में स्थित है। यह हेरिटेज स्टाइल होम स्टे आपको पुराने ज़माने की शान और सादगी का एहसास दिलाता है और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। संपत्ति परिसर के अंदर नीम का एक पेड़ है जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के एक जोड़े का घर है। इसके अलावा यहाँ कई फूलदार पौधे भी हैं जो इस संपत्ति को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। सुबह के समय आप चाय की चुस्की लेते लेते इन मोरों को गाते हुए सुन सकते हैं और यदि आसमान में बादल हो तो आप उन्हें नाचते हुए भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ अपने सामने वाली छत पर। और जब बात आए जयपुर के बेस्ट नॉनवेज फूड की तो जस किचन को कैसे भूल सकते हैं। ये रेस्टोरेंट आपको ऑथेंटिक राजस्थानी राजपूती स्टाइल डेलिकेसीज का मज़ा देता है। स्लो कुक्ड मटन नहारी और कीमा बाटी जैसे डिशेस यहाँ की खासियत हैं। अगर आप रियल राजपूती फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जस किचन आपके लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। तो सबसे पहले निहारी से स्टार्ट करते हैं। राजपूती स्टाइल स्लो कुक्ड सरसों के तेल में बनी नहारी। स्लो कुकिंग का अपना ही कमाल है। मटन पूरी तरीके से गल चुका है, आप फ़र्क बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी ग्रेवी है और कौन सा मटन है। और ये हमारे स्वादिष्ट खबूस का एक टुकड़ा लेते हैं और लेते हैं स्लो कुक्ड नहारी का एक पीस। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।